ये यूज मेमो क्या होता है? यूज मेमो हाँ जी। वही बताऊंगा आज। मेमोराइजेशन के अंदर मेन वही है। इस फर्स्ट वाले को बंद कर दो, वॉइस का। हाँ, वो वाला होगा, वो वाला होगा। हाँ हाँ, ये वाला होगा फैन का। हाँ, इसे बंद करो बस, और दूसरा वाला स्टार्ट करो। लाइट को बंद रहने दो बस। वो इसका लगा, ये हिल रहा होगा कुछ। एसी देखना पड़ेगा, मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं है उनको। इतना लेट लेट कैसे आ रहे हैं बच्चे? चलो, डेट बंद कर देना। अ, अरे रुक जाओ, अभी तो क्लास मेरे बैक टू बैक सारे बैचेस लगे पड़े हैं। एक मिनट रुको।
सुनो, एक केस मानो, मैं अगर आप लोगों को बोलूं 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है? कितना? बहुत बड़े। 1 से 10 तक का सम 5 होता है। 1 से लेके 10 तक का सम। तो आपने क्या बोला, सोचा कितना होता है? 55। ठीक है। 1 से लेके 12 तक का सम? कर बताओ ना कितना आ रहा है? 78। 1 से 10 तक का सम? 1 से 10 तक का सम कितना आएगा? 55। सेम ही आ रहा है। अगर मैं आपसे बार बार अब 1 से 10 तक का सम पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को कितना आंसर दे रहे हो? 55। क्या आप बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हो 1 से 10 तक? कितनी बार कैलकुलेशन की थी आपने? एक बार, वो भी कब? और अगर मैं बार बार आपको सेम वैल्यू दे रहा हूं, तो क्या आप बार बार रिकैलकुलेशन कर रहे हो? नहीं। क्यों क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो बार बार? हाँ जी। कहाँ स्टोर हुई है? दिमाग में। तो आपने मेमोराइज कर लिया कि भाई 1 से 10 तक का सम 55 ही होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन। ठीक है, जब तक मैं नंबर चेंज ना करूं, अगर मैंने मान लो 12 बोल दिया, तो आप दोबारा रिकैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर बार बार मैं 10 दे रहा हूं, तो आपको पता है भाई 1 से 10 तक का सम 55। यही होता है मेमोराइजेशन, जिसे आप यहाँ पे मेमोराइजेशन बोलोगे। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये वाला हैवी कैलकुलेशन, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 0 से लेके 1E9 तक। ठीक है, हैवी कैलकुलेशन हो रही है, और सब जो है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको, रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक तो बज ही रहा है, 1:20 हो रहा है। 2 बजे तो लंच है, उसमें भी बैच है 4:30। चलो 4:30। ठीक है, काम क्या है वैसे बताना? गेट्स में मांगा है, गेट पे नहीं मांगा है। गेट सीक्रेट गेट तो क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा उसको, मतलब कैसे सीक्रेट रखना है, मतलब थोड़ा बहुत देखना है, मतलब कैसे सेटअप करना है, कैसे भेजना है उनके पास खाने के लिए। ठीक, चलो, तो यही चीज़ है यहाँ पर भी। ये वाला जो फंक्शन है हैवी कैलकुलेशन, ठीक है, ये फंक्शन क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब नम में चेंज होगा। जब नम में चेंज होगा। अगर नम में चेंज नहीं हुआ, नम की वैल्यू सेम हुई, तो ये बार बार इसको जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर नम की वैल्यू हमेशा सेम रही तो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। यही चीज होती है मेमोराइजेशन। ठीक है, और ये सिर्फ वैल्यू को मेमोराइज करता है। किसको मेमोराइज करता है? वैल्यू को। ठीक है, तो यूज मेमो हुक इसको मेमोराइज करके रखता है। अब एक बात बताओ, इसकी नीड क्या पड़ सकती है? हैवी कैलकुलेशन इतनी तो करने जाएंगे नहीं हम जल्दी। ठीक है, मान लो एक लिस्ट है। ठीक है, एक मान लो लिस्ट छोड़ो, एक टेबल है। एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर डायनेमिकली लिस्ट जनरेट हो रही है। डायनेमिकली लिस्ट जनरेट हो रही है, तो वो जो टेबल है उसके अंदर जो हेडर होंगे,
ठीक है, वो तो हर बार सेम होंगे या नहीं होंगे? तो जितनी बार भी लिस्ट डायनेमिकली जनरेट होगी तो क्या जो हेडर है वो बार बार जनरेट होने चाहिए? हेडर डायनेमिकली जनरेट करने का कोड क्या बार बार चलना चाहिए? नहीं। अगर लिस्ट आइटम कम या ज्यादा हो तो वो हेडर तो बार बार चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब सेट हो गया तो हो गया। जब तक वो हेडर की वैल्यू चेंज ना हो, कॉलम और बढ़े या घटे ना, जब तक वो हेडर जो है मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में यूज मेमो काम आता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में यूज मेमो काम आता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है जिसने वैल्यू को मेमोराइज किया है। ठीक है, ये देखना, यूज मेमो यूज कर रखा है नहीं? जब जब इन दो वेरिएबल में से किसी भी उसमें चेंज होगा, वेरिएबल या फंक्शन जो भी बना रखा होगा इसने, ठीक है, सिर्फ तभी ये वाला जो कोड है ये चलेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे डॉम का एलिमेंट बहुत बड़ा हो या वैल्यू बहुत बड़ी आ रही हो और बार बार चेंज ना हो रही हो, ठीक है, या रेयरली चेंज हो रही हो, तो आप क्यों बार बार जो है फालतू में वो सेम चीज जो है रेंडर करवाओगे या डायनेमिकली जनरेट कराओगे? ठीक है, एक बार जो पुराना था उसे याद करके रख लो बस। अगर वो चेंज हो रहा है तब उसके लिए दोबारा से कैलकुलेशन परफॉर्म होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। ये होता है यूज मेमो का काम। यूज इफेक्ट और इस यूज मेमो क्या है? यूज मेमो जो है वो वैल्यू को याद रखता है, यूज इफेक्ट याद नहीं रखता वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू चेंज होने पे ही ये ट्रिगर होगा। उसमें भी ये ऑप्शन तो है डिपेंडेंसी की, ये चेंज होगा तभी ये चले। हाँ, वो है कि अगर इनमें से किसी वेरिएबल में चेंज हो तो ये वाला लॉजिक दोबारा से चलना चाहिए। ठीक है, मान लो अभी मैंने जो आपको बोला था 1 से लेके 10 तक का सम, मैं अगर आपको बार बार 10 10 10 दे रहा हूं, ठीक है, तो वो जो है आप सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। यही सेम चीज अगर आप यूज इफेक्ट में करोगे ना और आप उसे वैल्यू बार बार 10 10 10 दोगे, ठीक है, तो वो जो है रेंडर नहीं करना चाहिए। और जो तो आप आपका, ये कह रहे हो कि हाँ यूज इफेक्ट में अगर सेम डाल लेंगे तो वो रिकैलकुलेट करके देगा, हाँ 10 बार देंगे तो भी, हाँ और ये 10 है ये मेमोरी में रखेगा, उस पहले वाले को दे देगा। हाँ ये फास्ट है। हाँ, ठीक है। यूज मेमो ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशंस के केस में यूज होता है बस। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के केस में। और ये जो है अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार।
ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ प्रीवियस वैल्यू को ही याद रखता है, ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू को याद रखता है वो। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 1 से लेके 5 तक का सम कितना है, 15। ठीक है। 1 से लेके 3 तक का 7 6। 6 सॉरी ठीक है। तो 1 से 10 तक का सम 55। 55। ठीक है। लेकिन जो यूज मेमो है वो 1 से 10 तक का सम याद नहीं रखेगा, वो प्रीवियस वाला याद रखेगा, 1 से लेके 3 तक का सम, मतलब जो लास्ट में लास्ट वाला उसने कभी एकदम स्टार्टिंग वाले सारे याद नहीं रखता, ओनली लास्ट वाला। अगर सारे याद करने लग जाएगा तो मेमोरी हैवी नहीं हो जाएगी। ठीक है। तो सिर्फ प्रीवियस वाला बस। ठीक है। उससे पहले वाले नहीं, वो इंटरनली इन मेमोरी की स्टोर करता कहीं। ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, यूज मेमो मेमोराइजेस अ कंप्यूटेड वैल्यू सो रिएक्ट डजंट recompute expensive calculation on every render, it returns a cached value। ये उसने एग्जांपल दिया है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस, हमने फीचर तो पढ़ लिया लेकिन अब ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग कल से। ठीक है। और जो यूज इफेक्ट है, ठीक है। तो यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करके रखता है। ठीक है। और जो यूज इफेक्ट है वो किसी भी साइड इफेक्ट के जनरेट होने पे ट्रिगर होता है। ठीक है। साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। सिंपल मेंटल मॉडल यूज मेमो डोंट रिकम्प्यूट दिस वैल्यू अनलेस डिपेंडेंसीज चेंज। जब मैं आपको अलग अलग नंबर दे रहा हूं तभी आप कैलकुलेशन बार बार कर रहे हो, अगर सेम नंबर दूंगा तो नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर। तो यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करके रखता है, ध्यान रखना। क्लियर। तो मेरी साइड से यहां तक रिएक्ट खत्म होता है, मेरी साइड से। बाकी आप लोग अपने साइड से क्या कर रहे हो मेरे को उसका आइडिया नहीं है।
ठीक है, इतना काम करना है आपसे। बिल्कुल आइकन वगैरह लगाना हो तो वो भी लगा लेना। मैंने आप लोगों को बोल रखा था ल्यूसिड, रिएक्ट, और भी आइकन आते हैं, रिएक्ट आइकन्स वगैरह, इनको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपने एप्लीकेशन में आइकन चाहिए तो। ठीक है, देखता हूँ करता हूँ कुछ। ठीक है, अब तारीख कितनी है, 12 ना। ठीक है, तो 17 तारीख से अब मैं स्टार्ट करूँगा नोड.जेएस इस बैच में। क्लियर? ठीक है। कल की और आज की वीडियो दे देना मेरे को। ठीक है, मैं दे दूँगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, सब सारे काम हो सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब आपको क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है बैकएंड पे किससे? लोकल स्टोरेज से। वो तो आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो यूजर ने फॉर्म में डेटा डाला, फॉर्म से डेटा लिया, ठीक है, उसको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके बाद सेट आइटम में की दे दो और उसकी वैल्यू दे दो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप आइटम सेट करोगे पुरानी वैल्यू पहले लोकल स्टोरेज से निकाल के पार्स कर लेना, उसके बाद उसमें पुश करके उसे वापस से सेव करना, वरना हर बार वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, देखो मान लो ये लॉगिन पेज है, ठीक है, ये छोड़ो, रजिस्टर पे आ जाता है। ये रजिस्टर पेज है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम से उसको गेट कर लेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए देखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर डेटा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक एरे, उस एरे के अंदर फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा। परफेक्ट। हाँ, एक मिनट, एक कॉन्स्ट कर लो। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसको गेट किया, अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसको एम्प्टी एरे डाल दो। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर डिटेल्स, उस एम्प्टी एरे में यूजर डेटा और फॉर्म डेटा। हाँ ठीक है, और अगर पहले से हुआ तो उसको गेट करेगा, उसके अंदर ही डाल देगा। हाँ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एम्प्टी एरे। फॉर्म डेटा, हाँ ठीक है, सुनो, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में देखो अभी कुछ नहीं है ना, सिर्फ इज लॉग्ड इन है,
अपनी डिटेल फिल की, यूजर डेटा आ गया, एक ही एलिमेंट है लोकल स्टोरेज में। फिर अगला अगला सेव हो गया बस। तो ऐसे कर करके जितना मन चाहे उतना सेव कर सकते हो लोकल स्टोरेज में, ठीक है। बस और क्या था इसमें, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है ऑलरेडी। और स्प्रेड, पार्स, स्ट्रिंगिफाई, सारी चीजें बता रखी है ना, बता रखी है। तो हो जाएगा 2 मिनट, क्लियर, ठीक। तो अगर डेटाबेस नहीं है तो उसके लिए होता है लोकल स्टोरेज, लेकिन अगर बैकएंड है तो आपको ये जो है अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसको प्रॉपर एपीआई के थ्रू भेजना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करके। और किसी का कोई डाउट किसी चीज में? कोई डाउट नहीं है? नीतीश, क्या नाम है? नितेश नाम है ना, करके देखो, ठीक है। एक काम करो सब लोग, ये हमारी एप्लीकेशन है, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें एक फाइल बनाओ, क्या नाम दिया, versal.json, ठीक है। आप सभी एक छोटा सा काम करना, ऑनलाइन जाओ, गिट डाउनलोड इंस्टॉल फॉर विंडोज, आया आपका मैक वगैरह जो हो कर लेना, गिट फॉर विंडोज 64 बिट क्लिक करना, ये आपका डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। 61 MB का है। जो भी चीज़ आ रही है डिफ़ॉल्ट रहने देना, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल, ठीक है। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आया है चाहे तो सबको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो आप लोग डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है उसे रहने दो, मतलब वही एग्जैक्ट रहने दो और उसको करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जब आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल हो जाए तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट, पता नहीं कहाँ लिखा है, ढूंढना पड़ेगा यार, छोड़ो। आप एक काम करना, जो हमारी एप्लीकेशन है इस पर कमांड डालना, इसे बंद किया मैंने, CLS VS कोड को बंद करके दोबारा एक बार रीस्टार्ट कर लेना गिट इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। गिट इनिट पहली कमांड ये होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी एम्प्टी रिपोजिटरी जो है इसको इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है।
अब जो चीज़ें गिटहब पे नहीं जानी चाहिए वो गिट इग्नोर में मेंशन कर देना, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें पहले से लिखी हुई हैं जैसे नोड मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको गिटहब पे ना भेजना हो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये डॉकर वाली फाइल ऑनलाइन भेजनी, ठीक है, attendance.txt, ये ऑनलाइन नहीं भेजनी। और भी कुछ ऑनलाइन ना भेजना हो तो बता देना, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऑनलाइन जानी चाहिए। अगला काम git config -global user और ईमेल, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी डाल देना इसके अंदर, एंटर मार देना। फिर अगला यूजर डॉट नेम, अपना नाम डाल देना और एंटर मार देना, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स हैं जो मैं ऑलरेडी सेट कर रखा हूँ, ठीक है। चलो अब अगला काम गिट एड -a कैपिटल होना चाहिए, एंटर। तो जिसमें पहले u लिखा हुआ आ रहा था, सब में क्या लिखा हुआ आ रहा है, a। पहले अनट्रेस्ड था, अब सारे एडेड है। पहले अनट्रेस्ड था, अब सारे क्या हैं, एडेड, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो गिट स्टेटस, देख रहे हो। अब गिट हमारी पूरी जो है डायरेक्टरी जो है उसको ट्रेस कर रहा है। बोल रहे हैं कि सर इतनी सारी फाइल नहीं है बनी हुई है जो कि अभी कमिट नहीं हुई है, ठीक है। कमिट मतलब चेंजेस को समझ लो फाइनल करना। तो गिट कमिट -a स्मॉल होगा, -m मैसेज दे दो कुछ, मैं दे दे रहा हूँ एडेड फ्रंट एंड कोड्स, ठीक है। देखो क्रिएट मोड लिखा हुआ आ रहा है सब में, क्लियर। यहां से ये काम कर दिया। अगली चीज ऑनलाइन आओ, सर्च करो github.com। github.com पे हम आ गए। यहां पर आप सभी एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, जो भी आपका यूजर नेम वगैरह जो आपको अच्छा लगे उससे क्रिएट कर लेना। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो अब आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। चाहे ऐसे मिल जाएगा न्यू में, अदरवाइज यहाँ पे ये दिख रहा है रिपोजिटरीज, इस पर क्लिक करोगे, रिपोजिटरीज, न्यू, एक नई रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी मतलब कोई बड़ी चीज नहीं होती, समझ लो फोल्डर है, ठीक है। हमारा उसका नाम क्या था, मैंने इसका नाम दे दिया ई-कॉमर्स रिएक्ट 19। जो नाम देना है वो दे सकते हो, ठीक है। सब कुछ डिफॉल्ट रहने दो। क्रिएट रिपोजिटरी, बन गई रिपोजिटरी। इसमें एक URL है, ठीक है। कॉपी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन दिस, आप मैनुअली भी लिख सकते हो, एंटर, ऐड हो गई। अब गिट पुश -u स्मॉल होगा, ओरिजिन मास्टर, ठीक है, एंटर। आप लोग जब ये करोगे तो आप लोगों को लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग साइन इन विद ब्राउजर करके उसको साइन इन कर लेना, अपने गिटहब अकाउंट से लॉगिन कर लेना। तो इसको करते ही ये देखो
बोल रहे हैं कि सर ये सारे जो भी कोड्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपलोड हो गया गिटहब पे। अगर किसी को इस चीज़ में भी आलस लग रहा हो कमांड डालने में, सोर्स कंट्रोल यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, सोर्स कंट्रोल, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा ऑप्शन इनिशियलाइज रिपोजिटरी। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई भी इसमें चेंजेस किए, जैसे यहाँ कर दिए, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है कि सर आपने ये चेंज कर दिया। ठीक है, गिट एक एक कैरेक्टर का भी ट्रेस रखता है, क्या चीज आपने यहाँ से ऐड की, क्या रिमूव की, हर एक चीज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, मैसेज डाल दो। ठीक है, या यहाँ लिख दो, छोड़ो यार ये रहने दो, एडेड स्पेस कमिट। आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन आएगा कि आप क्या दोनों साथ में करना चाहते हो, ऑलवेज कर देना। ठीक है, सिंक चेंजेस, तो जो आपने स्पेस लगाया ऑनलाइन भी जाके अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखना है, ये दिख रहा है गेट इग्नोर, ये रहा। ठीक है, इसको रिफ्रेश मारो एक बार। क्या लिखा है, एडेड। हाँ, कितने टाइम पहले चेंज हुआ है, अभी तो आपके पास GUI दे रहा है VS कोड। सर्वर पे अगर बाई चांस जो है क्या कहते हैं आपको GUI नहीं मिली लिनक्स पे, तो क्या करोगे? लिनक्स एनवायरनमेंट में GUI नहीं मिलेगी सर्वर पे तुम्हें, वहां क्या करोगे? बस, तो पहले से आदत कमांड लाइन से करते हैं। ठीक है, तो पहले से आदत डाल के रखो। तो ये हो गया हमारा काम। तो लोकली चेंजेस करो और यहाँ पे पुश करते रहो, सिंपल सा। ठीक है, और ये जो कॉन्फ़िग वगैरह है ये ओनली वन टाइम होता है। कॉन्फ़िग जो था ना git config - global user.email नेम, ये दोनों वन टाइम होता है, और लॉगिन भी ओनली वन टाइम करते हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पे फोल्डर में चेंजेस करते रहो और उसको पुश करते रहो, बस मतलब ऐड, कमिट और पुश करते रहो। सिर्फ 3 काम, ऐड करना है, कमिट करना है और पुश करना है। पुश करने के लिए डायरेक्ट गिट पुश भी लिख सकते हो, गिट पुश। वन टाइम ही -u ओरिजिन मास्टर करना पड़ता है, ओनली वन टाइम, फर्स्ट टाइम। ठीक है, वरना सिर्फ डायरेक्ट पुश। ठीक है, बोल रहा है एवरीथिंग अप टू डेट। चलो बहुत बढ़िया, अगला काम Versal.com। सब लोग अकाउंट बना लेना इस पे अपना Versal.com पे। ठीक है, अकाउंट बनने के बाद प्रोजेक्ट, आप लोगों के पास अभी एक भी प्रोजेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने गिटहब से लॉगिन कर रखा है तो इसलिए इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। सर्च मैं क्या नाम दिया था, ई-कॉमर्स React 19, जो कि मिलेगी नहीं यहाँ पे, नहीं मिल रही। कॉन्फ़िगर गिटहब ऐप, गिटहब पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लॉगिन कर लिया, ये इंस्टॉल कर लेना। वर्सल वाला जो ऐप है इसे क्या कर लेना, इंस्टॉल। मैंने 3 साल पहले किया था। ठीक है, इस अकाउंट में रिपोजिटरी एक्सेस, वर्सल को किस किस रिपोजिटरी का एक्सेस दे रहे हो? मैंने सारे को नहीं दे रखा, मैंने कहा जितनी मेरे को जरूरत है उतनी की एक्सेस दूंगा। ठीक है, क्यों देना फालतू में सबकी एक्सेस। सिलेक्ट रिपोजिटरी, ई-कॉमर्स React 19।
क्लिक सेव। हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख गया, इंपोर्ट, बढ़िया। वो अपने आप बोलने लग गया कि सर देखो ये प्रोजेक्ट का नाम है, आप चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रीसेट क्या है, वीट, ठीक है। रूट डायरेक्टरी डॉट फॉरवर्ड स्लैश सेम फोल्डर के अंदर। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग कुछ नहीं करना, कुछ मत छेड़ना। एनवायरनमेंट वेरिएबल, हाँ ये मेरे को देना है। मैंने .env फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं की थी, तो इस env फाइल में जो भी पड़ा है Ctrl+A Ctrl+C, कर्सर रखो, Ctrl+V, ठीक है, बस डिप्लॉय। ये अपने आप इसे बिल्ड करके डिप्लॉय कर देगा वर्जन में। और जब जब गिट मतलब कि आपने लोकली चेंज किया, लोकल चेंज करने पे आपने गिटहब पे पुश किया, और गिटहब पे पुश होते ही वर्सल अपने आप उसे पुल कर लेगा और वो प्रोडक्ट डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा। वर्सल ऑटोमेटिक एक CI/CD पाइपलाइन जनरेट कर देता है आपके लिए। बस आप लोकली चेंज करते रहो, गिटहब पे पुश करते रहो, वो तुरंत लाइव होता रहेगा, ठीक है। हाँ, अच्छी दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आ गई भाई, ओह सॉरी, version.json, जो रूट में version.json बनाना है, उसके अंदर ये डाल देना, ठीक है। कॉपी पूरा मत डालना, जितना मैं डाल रहा हूँ उसी version.json पेस्ट करली ब्रैकेट, बस काफी है, कुछ अलग सा नहीं लगा। हाँ देखा जाएगा। git add -a git commit -a -m add commit push, खत्म। और दिख भी तो नहीं रहा था ना नाम, ये देख रहे हो, ये देखो, इसने अपने आप पुल कर लिया गिटहब से, ये होस्ट भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। ये URL हैं दोनों, ठीक है। और हाँ, फेक स्टोर API पहले नहीं चलती थी ऑनलाइन, ऐसे वो सपोर्ट नहीं देती थी, अब देने लग गई, पहले नहीं देती थी। हो सकता है कि कभी कभार ये ना दे, तो अपने हिसाब से कर लेना इसे, ठीक है। अब जरा देखो, ये होस्टेड है, अब किसी को भी ये URL भेजो, ये अब आपकी बिजनेस वेबसाइट बनेगी, खत्म काम। और क्या चाहिए आपको, पूरी फ्रंट एंड बन के रेडी है, होस्टेड फ्री में। बैकएंड का अलग होता है, ठीक है।
अगर एक्सप्रेस वगैरह का वर्जन पे कर रहे हो तो थोड़ा आसान होता है, ठीक है, तो थोड़ा आसान होता है। अगर AWS पे कर रहे हो तो मजे आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इतना आप सभी को करना है। पहले गिटहब का अकाउंट बनाओ, गिट सेटअप करो, वर्जन सेटअप करो, इंस्टॉल करो, ये सारे काम करने हैं, ठीक है। सर इसकी नोड के JSP API के साथ इंटीग्रेशन और MongoDB के साथ वो बाद में कराओ। अभी तो ये तो फ्रंट एंड है, अब बैक एंड चाहिए हाँ। होगा इसको कनेक्ट करने के लिए, हाँ। तो आपके नोड वाले बैच में वो काम हो जाएगा। तो सर मैं ये कह रहा था कि नोड का जो बैच है 10 बजे, हाँ उसमें तो रिवीजन होगा, तो फिर मैं 17 वाले को ही ज्वाइन कर लेता हूँ। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।